students, welcome to BBVN online classes. So students, today we will revise exercise A and B of lesson 13 water. Lesson 13 जिसका नेम है water, उसकी exercise A and B हम revise करेंगे. So take out your EVS book and open the page number 97. Page number 97 पे the exercise write true and false का आज हम revision करेंगे. So first exercise A में first sentence है an object floats if the upthrust force is lesser than the mass of the object. So students, पहले मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. an object floats, एक ऑब्जेक्ट या एक वस्तु तैरती है. if the upthrust force, अगर उसकी upthrust force किसको बोलते हैं? पानी का वह बल या पानी की वह शक्ति जिसे वह अपने भीतर तैरती हुई वस्तु को ऊपर की ओर धकेलती है. ओके स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं upthrust force. तो सेंटेंस में बताया गया है कि एक ऑब्जेक्ट तैरता है अगर उसकी upthrust force कम है उस वस्तु के वजन की तुलना में. सो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है. ओके, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट नहीं करेगा अगर उसका उस वस्तु का वजन या उस ऑब्जेक्ट का वजन, उसका वेट अगर ज़्यादा है अपथर्स्ट फोर्स की तुलना में तो वह सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा. इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है. If the upthrust force is less than the weight of the object will sink. वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? डूब जाएगा अंडर द वाटर, पानी के नीचे. सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे हम पानी के अंदर एक लीफ डालते हैं, ओके, एक पत्ती डालते हैं, तो वो क्या होगी? सिंक होगी या तैरेगी? फ्लोट करेगी, तैरेगी. तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑब्वियस, आप भी जानते हैं कि वो पत्ती जो लीफ है वो डूबेगी नहीं क्योंकि उसका वेट पानी की अपथर्स्ट फोर्स से कम है. ओके, इसलिए वो क्या करेगी? फ्लोटिंग करेगी, तैरेगी. ऑन द अदर हैंड, अगर हम वाटर में एक पत्थर डालते हैं तो पत्थर क्या होगा? डूब जाएगा, उसके अंदर सिंक हो जाएगा क्योंकि जो पत्थर है उसका जो वेट है वाटर की अपथर्स्ट फोर्स से उसका वेट ज़्यादा है. अगर वेट ज़्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट का जिसको हम पानी में डाल रहे हैं, अगर उसका वेट ज़्यादा होगा तो वह सिंक, डूब जाएगा. अगर उसका वेट अपथर्स्ट फोर्स की तुलना में कम होगा तो वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा. ओके, आपको समझ में आया अपथर्स्ट फोर्स एंड जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन सब के बारे में. नाउ कम ऑन द सेकेंड सेंटेंस. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है. सो इट्स ए ट्रू सेंटेंस. ओके, सॉल्वेंट बोलते हैं विलायक को. सो मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ दैट वाटर इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को सार्वभौमिक विलायक के रूप में, यूनिवर्सल सॉल्वेंट को हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक विलायक के नाम से जाना जाता है. सो इट्स ए ट्रू सेंटेंस क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पानी में अगर हम कोई भी चीज़ डालेंगे तो वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगी, उसके अंदर मिल जाएगी. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर के अंदर शुगर डालते हैं, ओके, तो शुगर क्या हुई? शुगर को बोलते हैं सॉल्यूट. ओके, शुगर को बोलते हैं सॉल्यूट और पानी क्या हुआ? हमारा सॉल्वेंट हुआ. ओके, तो जो भी सॉल्यूट है वो अगर हम सॉल्वेंट में डालते हैं वो अच्छे से घुल जाएगा. आपको पता है वाटर में हम अगर नमक डालते हैं वो पानी के अंदर घुल जाता है. अगर चीनी, शुगर डालते हैं वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाती है. अगर हम कोई कलर उसके पानी के अंदर डालते हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. तो पानी अपने अंदर कोई भी चीज़ को डिसॉल्व कर लेता है, पानी के अंदर कोई भी चीज़ समा जाती है. इसलिए पानी क्या है? वाटर इज़ नॉन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. पानी को एक सार्वभौमिक विलायक के नाम से जाना जाता है. सो इट्स ए ट्रू सेंटेंस. Now come on the third sentence. All crops grown in India require the same amount of water. भारत में उगने वाली सभी फसलों को पानी की एक सेम मात्रा की नीड होती है. इट्स ट्रू और फॉल्स? नो, इट्स अ फॉल्स सेंटेंस क्योंकि इंडिया में जैसे अलग अलग फसल उगती हैं. जैसे राइस की फसल अलग होती है, जो वीट होते हैं, गेहूं होते हैं, उनकी फसल अलग होती है, और जो अलग अलग जो हम लोग ये जो बीन्स खाते हैं उनकी फसल अलग होती है. तो जितनी भी फसलें होती है उनको एक सेम अमाउंट ऑफ वाटर की नीड नहीं होती है, उनको अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है. जैसे जो राइस की जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसको पानी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, उसको बहुत मात्रा में पानी चाहिए. ऑन द अदर हैंड जो वीट होते हैं उनको
राइस की कंपैरिजन में कम पानी की नीड होती है। इसलिए थर्ड सेंटेंस में क्या पूछा है, ऑल क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, इंडिया में उगने वाली सारी फसलें रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, उनको पानी की सेम नीड, सेम अमाउंट, पानी की सेम जो क्वांटिटी है वो उनको चाहिए होती है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस। सब जितनी भी फसल होती है उनको पानी की, उनके लिए पानी की अलग अलग मात्रा की ज़रूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस। नाउ कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस, वाटर कम्स टू अवर हाउस डायरेक्टली फ्रॉम द नियर बाई वाटर बॉडी, हमारे घर पे जो पानी आता है वो डायरेक्टली हमारे घर के पास जो वाटर बॉडी है उसे डायरेक्टली हमारे घर पे आता है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस। वो डायरेक्टली हमारे घर पे नहीं आता है, पहले वो कहाँ जाता है, जो बड़े बड़े जो क्लीन करने वाले जो ट्रांसप्लांट लगे होते हैं उनमें जाता है, और वहाँ पे बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी होती है उनसे वो क्या होता है, पानी को पहले क्लीन किया जाता है, उसके बाद हमारे घर तक उस पानी की सप्लाई होती है। ओके, सो जो फोर्थ सेंटेंस है, वाटर कम्स टू अ हाउस डायरेक्टली फ्रॉम द नियर बाई वाटर बॉडी, इट्स अ फॉल्स सेंटेंस। डायरेक्टली हमारे घर पे नहीं आता है, पहले वो पानी जो आता है वो वाटर सप्लाई, जो बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं जहाँ पे पानी को क्लीन किया जाता है वहाँ जाता है, उसके बाद हमारे घर पे उस पानी की सप्लाई होती है। नाउ कम ऑन द फिफ्थ सेंटेंस, 5% ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर, हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर पाए जाने वाले पानी का केवल 5% पीने योग्य है, फ्रेश वाटर है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, क्योंकि 5% भी नहीं है, दैट इज़ 2.5%। हम मानते हैं कि हमारी जो अर्थ है उसका 3/4 पार्ट वाटर से घिरा हुआ है, बट जो पीने योग्य है या फिर ड्रिंकेबल वाटर है, फ्रेश वाटर है, दैट इज़ ओनली 2.5%। अदर जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है जिसको हम किसी यूज़ में नहीं ले सकते हैं, वो पीने के यूज़ में भी नहीं आता है। सो फिफ्थ सेंटेंस क्या है, 5% ऑफ द वाटर फाउंड ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर, हमारी अर्थ पे पाए जाने वाला वाटर का 5% फ्रेश वाटर है। सो इट्स अ फॉल्स सेंटेंस, 5% नहीं है, दैट इज़ 2.5%। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज ए का हमने रिवीजन कर लिया है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ सेंटेंस है जिनमें ब्लैंक्स दिया गया है, आपको सुटेबल वर्ड से उसको फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, वाटर विच इज स्टोर्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, वह पानी जो हमारी पृथ्वी के नीची सतह में अंडरग्राउंड में पाया जाता है या वो इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। ओके, तो फर्स्ट में आएगा अंडरग्राउंड वाटर। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वाटर विच इज स्टोर्ड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, वह पानी जो पृथ्वी की सतह के जो पृथ्वी की नीचे की सतह में स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उस पानी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। आपने कभी देखा है जब बारिश होती है तब कितने जगह जगह पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बट वो पानी जो होता है वो धीरे धीरे उसको क्या कर ले, वो धीरे धीरे कहाँ पे कौन उसको सोख लेता है, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा ग्राउंड है उसके अंदर वो धीरे धीरे सिंक हो जाता है, वो उसके अंदर वो पूरी तरह से जो मिट्टी होती है उसको अपने अंदर सोख लेती है, और वो पानी नीचे जाके जो अंडरग्राउंड होता है उसमें स्टोर हो जाता है, और उस पानी को बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर। Now come on the second sentence, when the amount of water in the air is more, rainfall is likely to occur। जब when the amount of water in the air, हवा में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब मोस्टली ऐसा लगता है कि अब बारिश होगी। सो इट्स इसमें जो है ब्लैंक, इसमें आएगा वाटर, क्योंकि हम देखते हैं कि जब जो बादल होते हैं, बड़े बड़े क्लाउड होते हैं, और जो ये क्लाउड जो ये होते हैं इनमें क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है, पानी की जो भाप होती है वो लगातार ऊपर जाती है, और ये जो वाटर वेपर होता है वो ही मिलके क्लाउड बनाती है, और ये जो क्लाउड होते हैं उनमें जब पानी की मात्रा बढ़ती जाती है तब जैसे ही उनका वजन भारी होता है, जो क्लाउड्स होते हैं उनमें पानी की मात्रा, वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तब बारिश होती है। ओके, नाउ कम ऑन द थर्ड सेंटेंस, अ सब्सटेंस
दैट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। वह सब्सटेंस जो सॉल्वेंट बोलते हैं विलायक, जो सॉल्वेंट के अंदर ए सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन द सॉल्वेंट, वह सब्सटेंस वह तत्व है जो विलायक में पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। फॉर एग्जाम्पल जब हम वाटर में शुगर ऐड करते हैं, ओके, तो शुगर को क्या बोलते हैं? शुगर हमारी हुई सॉल्यूट, ओके, क्योंकि वह पानी में अच्छे से घुल जाती है, ओके। और वाटर क्या हुआ? वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट। वाटर हुआ सॉल्वेंट और जो शुगर है वो उसको बोलते हैं सॉल्यूट। वह सब्सटेंस, वह तत्व है जो सॉल्वेंट में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व मतलब घुलना, जो सॉल्वेंट में अच्छे से घुल जाता है उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं, ओके। नाउ कम ऑन द फोर्थ सेंटेंस। बायोलीज वर एंशियंट वाटर रिजर्वायर्स। प्राचीन काल में, पुराने समय में वाटर रिजर्वायर्स मतलब वाटर को किस में रिजर्व किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था? बायोलीज में। बायोलीज को हिंदी में बोलते हैं बावड़ी। पुराने ज़माने में जगह जगह पे बायोलीज, जो बावड़ी बनाई जाती थी, उन बावड़ी में क्या किया जाता था? पानी, जो बारिश का पानी होता था, उनको सेव किया जाता था फॉर फ्यूचर यूज़, ताकि उनको फ्यूचर में यूज़ में लिया जा सके उस पानी को। सो फोर्थ में आएगा बायोलीज, जिनको हिंदी में बोलते हैं बावड़ी। Now come on the fifth sentence. When there is a lot of water vapor in the air, we say it is very humid. जब हवा में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है तब हम बोलते हैं कि it is very humid। आज तो बहुत ज़्यादा नमी है। So students, आपने विंटर सीजन में देखा होगा कि जब फॉग होती है, बहुत तेज़ ओस होती है, तब ओस किसको बोलते हैं? क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर आ जाता है, पानी की जो भाप होती है वो हवा में बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है और उससे क्या हो जाती है? चारों तरफ नमी हो जाती है, ह्यूमिड हो जाती है। ह्यूमिड को हिंदी में बोलते हैं नमी। सो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, जब हवा में बहुत ज़्यादा पानी की भाप इकट्ठी हो जाती है, वी से इट इज़ वेरी ह्यूमिड, तब हम बोलते हैं कि आज बहुत ज़्यादा नमी है, ओके, चारों तरफ नमी हो जाती है। जब बारिश आती है तब भी हमें इस नमी को हम फील करते हैं, सब जगह हमें थोड़ी ऐसे सीलन जैसा हम फील करते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिड, ओके स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज ए एंड बी आपको अच्छे से ये दोनों एक्सरसाइज आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, बिकॉज ये चैप्टर टर्म 2 में आएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज रिवाइज करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।